एक वाइफ है जिसके 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है घर में, न्यूक्लियर फैमिली है, वाइफ बीमार हो गई और हस्बैंड मेरे पास आता है एचओडी ब्लड बैंक के पास, सर मुझे ब्लड दीजिए। मैं कहता हूं भाई तुमने तो शादी करी हुई है, तुम क्यों नहीं देते? वो आदमी पहले ही अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, और जब भी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हमारे यहाँ पर आता है हमारे इस ब्रेन में, तो वहां से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं और वो स्ट्रेस हार्मोन ब्लड को कंटेमिनेट करते हैं। जब मैं ये ब्लड किसी को दूंगा तो पेशेंट को नुकसान होगा। अगर 350 सीसी हमने आपका ब्लड लिया तो उसमें प्लेटलेट्स की क्वांटिटी कम निकलेगी। फेरेसिस नाम की टेक्निक है, एक मशीन है, यहां से ब्लड मशीन में जाता है और जो कंपोनेंट आपको चाहिए उसको कंप्यूटराइज करेंगे, उसको प्रोग्रामिंग करेंगे, वो एक बैग में जाता जाएगा, बाकी ब्लड वापस आपकी बॉडी में आता जाएगा। नमस्कार, मैं ऋत्विक महाजन आपका स्वागत करता हूं टूवर्ड्स हेल्थ स्पॉन्सर्ड बाय निम्बार्क ऑर्गेनिक्स में। इस शो के माध्यम से हम आप तक लेके आते हैं एक एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स जो कि आपको मदद करता है लेने में राइट हेल्थ डिसीजन एट द राइट टाइम। इसी मुहिम में आज हमारे साथ जुड़े डॉक्टर TR रैना, जो कि फॉर्मर हेड रह चुके हैं ब्लड बैंक GMC जम्मू के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक ब्लड बैंक का क्या रोल रहता है और ब्लड बैंक के क्या क्या एवेन्यूज़ हैं हमारे जम्मू में। देखिए, ऐसे होता है कि ये तो सभी को पता है कि जब किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई बड़ी बीमारी ऐसी होती है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है तो उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और ब्लड को अगर आप किसी और की चीज़ के साथ अगर उसको अगर रिप्लेस करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, उसको ब्लड के लिए ब्लड ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ब्लड बैंक डिपार्टमेंट, जिसको ब्लड बैंक कहते हैं, इनफैक्ट ये एक ऐसा ब्लड डिपार्टमेंट है जिसमें हम ब्लड लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उसके बाद क्रॉस मैच करते हैं और पेशेंट को फिर इशू करते हैं। ये तो एक सिंपल साइज का हो गया, लेकिन इसका अगर डिटेल में जाएंगे तो वो टेक्नोलॉजिकल, अगर हम यहाँ पर अगर जाएंगे तो वो बड़ा लंबा सब्जेक्ट हो जाता है। बट मेनली एक टाइम था, आई वुड से कि एक टाइम था जब पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, ब्लड बैंक, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट एक ही डिपार्टमेंट हुआ करता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1998 के बाद ब्लड बैंक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब एड्स का बीमारी स्टार्ट हुई तो बिकॉज जो मेन कॉज जो होता है एड्स का, वो ब्लड टू ब्लड जब चढ़ता है कंटेमिनेटेड वो होता है, तो उसके बाद इस डिपार्टमेंट को सेपरेट किया गया। तो अब इसका नाम जो है दैट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, और इसको नेटशल में आप ब्लड बैंक भी कह सकते हैं, बट अभी रिसेंटली इसको चेंज कर दिया गया नाम, ब्लड सेंटर नाम दिया गया। सो दिस इज सच ए डिपार्टमेंट जहाँ पर ब्लड को लिया जाता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, क्रॉस मैच करके तो पेशेंट को दिया जाता है। सो दिस इज द डिपार्टमेंट। यू आस्क में कि एवेन्यूज़ कितने हैं जम्मू में, कितने ब्लड बैंक हैं। अभी क्या हो गया हुआ कि व्हेन आई थिंक 2003 एंड 5 इस दौरान में आई वॉज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ब्लड बैंक, बट गवर्नमेंट ने मेरे को एडिशनल जॉब दी कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ब्लड बैंक स्टार्ट कीजिए। सो विद इन 1 ईयर मैंने 8 ब्लड बैंक सेटअप किए। कठुआ से स्टार्ट किया, कठुआ, गांधीनगर, उधमपुर, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, रजौरी एंड पुंछ। तो ये एक ब्लड बैंक सेटअप करने के लिए टेक्स इवन मेनी ईयर्स, बट आवर गवर्नमेंट, माई गवर्नमेंट वॉज विद मी, माई मिनिस्टर वॉज विद मी। सो दिस वाज ए रिकॉर्ड पीरियड कि हमने एक साल में 8 ब्लड बैंक स्टार्ट किए और सारे के सारे ब्लड बैंक जो वो फंक्शन कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट ए सिंपल डिपार्टमेंट, इट हैज़ टू वर्क अंडर ड्रग एंड कंट्रोल, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसके ब्लड बैंक बना के उसके बाद इसको लाइसेंसिंग करने के लिए पहले लोकल जो हमारे जो ड्रग कंट्रोलर हैं वो आते हैं, उसके बाद अगर उसमें कुछ अगर खामियां रहती हैं फिर उसको हम पूरा करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद जो लोकल जो ड्रग कंट्रोलर हैं वो आते हैं, उसके बाद इसको लाइसेंस मिलता है। और इसका एक अपना सिस्टम है, कितने रूम होने चाहिए, कितने एसी होने चाहिए, कितने टेक्नीशियन होने चाहिए, कितना स्टाफ होना चाहिए। बट कॉमन एक पर्सन के लिए दिस इज सच ए डिपार्टमेंट, यहाँ पर दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। ब्लड बैंक के बगैर कोई मेडिकल कॉलेज, कोई हॉस्पिटल काम नहीं कर सकता, ऑपरेट नहीं कर सकते, एक्सीडेंट केस आएंगे उनको आप संभाल नहीं सकते। सो दिस इज द डिपार्टमेंट। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपने ये बात की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो ब्लड बैंक की सुविधा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ब्लड कहाँ से मिलते हैं, उनके पास किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर होता है?
आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत एक वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा। आप देखिए कि हमारे जम्मू में काफ़ी जो है वो नर्सिंग होम स्टार्ट हो गए हुए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल स्टार्ट हो चुके हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि सिस्टम क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अंडर रूल्स कोई नर्सिंग होम जो है वहाँ पर ब्लड स्टोरेज सेंटर होता है, और ब्लड स्टोरेज सेंटर में यू कैन नॉट ब्लीड दी पर्सन। आप डोनर को ब्लीड नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होता है कि जैसे जितने भी नर्सिंग होम है इनको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है गवर्नमेंट ब्लड बैंक के साथ। तो जिस ब्लड बैंक के साथ आप रजिस्टर होंगे उसको मदर ब्लड बैंक कहा जाता है। जैसे कोई भी एक नर्सिंग होम, सपोज एक्स नर्सिंग होम है, ही विल बी रजिस्टर्ड विद द मेडिकल कॉलेज और शालामार हॉस्पिटल, बिकॉज 2 ब्लड बैंक हमारे मेडिकल कॉलेज जम्मू के अंडर आते हैं। और वहां से वो ब्लड आएगा, फिर यहाँ क्रॉस मैचिंग कर सकते हैं उसको। टेस्टिंग ऑलरेडी वहाँ मदर ब्लड बैंक की होगी, लेकिन यू कैन नॉट ब्लीड। बट देखने में आता है कि देर आर सर्टन केसेस, अगर ब्लीड करते हैं, अगर वो नर्सिंग होम है, दैट इज इलीगल। वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अगेंस्ट है। फॉर द पब्लिक मैं ये कहूँगा कि कभी भी आप वहाँ ब्लड मत दीजिए, बिकॉज ब्लड देना इज नॉट ए सिंपल थिंग एंड लेना इज नॉट सिंपल थिंग, इट इज़ अ वेरी टेक्निकल थिंग है। तो आप मदर ब्लड बैंक में जाइए, जैसे गांधीनगर आपका मदर ब्लड बैंक है। तो ये जो आफ्टर माई रिटायरमेंट 2011 में मैं रिटायर हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने मेरे को अपॉइंट किया पूरी स्टेट के लिए कि आप ब्लड बैंक भी सेटअप कीजिए, साथ में ब्लड स्टोरेज भी सेटअप कीजिए। तो मैंने काफ़ी ब्लड स्टोरेज ऑल ओवर J&K स्टेट मैंने सेटअप किए, जैसे बिश्नाह में किया, आरएसपुरा में किया, अखनूर में किया। अब अखनूर में अगर ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो वो गांधीनगर हॉस्पिटल से जाएगा या मेडिकल कॉलेज से जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस कि एक जो लाइसेंस ब्लड बैंक है वहाँ पर आप ब्लीड करेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद आप ब्लड इशू करेंगे ब्लड स्टोरेज सेंटर को, जो आपके जो नर्सिंग होम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या प्राइवेट ब्लड बैंक काम कर रहे हैं, प्राइवेट यू कैन से हॉस्पिटल्स। देयर आर प्राइवेट ब्लड बैंक आल्सो, जो आपका बत्रा मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर उनका प्राइवेट ब्लड बैंक है। एक न्यू सेटअप ब्लड बैंक जम्मू में हुआ है, एक वो भी अभी स्टार्ट हुआ, और एक और था लेकिन वो इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा है। बट मोस्टली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब एक ब्लड डोनर की क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कौन ब्लड डोनेट कर सकता है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम उसमें ये नहीं कि कोई भी ब्लड बैंक में आए तो उसका हम ब्लड ले लेंगे। एक हमारे पास एक फॉर्म होता है, और उस फॉर्म के ऊपर उसको पूरा अपना डिटेल देनी पड़ती है कि कोई बीमारी से सफ़र नहीं कर रहा है, उसकी एज कितनी है। 18 साल से लेकर 65 ईयर्स तक हम ब्लड ले सकते हैं, और 1 साल में हम 4 दफ़ा ब्लड दे सकते हैं आफ्टर 3 मंथ्स। यानी 2 ब्लड डोनेशन का जो डिफरेंस है, जो टाइम पीरियड है, वो 3 महीने का होना चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि लोगों को डर होता है ब्लड देने का, पता नहीं ब्लड देंगे तो हमारे पता नहीं वो कमज़ोरी हो जाएगी। ऐसी बात नहीं होती है। हमारे अंदर जो ब्लड की अगर कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें 3 किस्म के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो हीमोग्लोबिन उसके अंदर होती है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो क्या होता है कि जब आप ब्लड देते हैं, जो आपका जो आरबीसी या रेड ब्लड सेल, उसकी एज 120 डेज है, तो उसने वैसे भी 120 दिन के बाद उसे टूटना है। और जैसे ही आप ब्लड देंगे तो आपके पुराने ब्लड सेल भी और नए ब्लड सेल भी, या मीडियम जो ब्लड सेल्स हैं वो भी बाहर निकल आएंगे। और बॉडी हमारी जो है, इसके अंदर एक इतनी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस है। आप देखते होंगे अगर आपको मैं एक सपोज एक नीडल लेके यहाँ पर प्रिक करूँ, आप एकदम हाथ को पीछे कर लेते हैं। देखने में तो आप कहेंगे जो मैंने अपना हाथ पीछे किया, बट देयर इज ए ग्रेट यू कैन से मैकेनिज्म। जैसे ही प्रिक लगा, इमीडिएटली सेंसेशन आपके ब्रेन में गई, और वहाँ पर कंप्यूटर लगा हुआ है, और ब्रेन ने क्या किया, डिसीजन हुआ वहाँ से कि आप इमीडिएटली वापस आती है कि आप हाथ को पीछे कर लो। तो एनर्जी नीचे आई और आपका मसल टेंस हुआ तो आपका हाथ पीछे हो गया। तो ये जो बॉडी हमारी, जैसे ब्लड हमारी बॉडी से निकलना स्टार्ट होगा, हमारी जो लंबी लंबी बोन्स होती हैं, जो जैसे लेग्स में होती हैं, इसके अंदर जो गुदा होता है, दैट इज द फैक्ट्री फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड। जैसे ब्लड बाहर निकलेगा बॉडी से, इमीडिएटली फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, और इमीडिएटली उसके अंदर ब्लड बनना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर पानी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आयरन स्टोरेज होना चाहिए, विटामिन B12 होनी चाहिए, फोलिक एसिड होना चाहिए। ये चीज़ आपने देखा होगा कि कभी एक्सीडेंट होता है तो 2 kg 3 kg ब्लड लॉस हो जाता है, पूरी रोड जो ब्लड से वो एकदम लथपथ हो जाती है, लेकिन पेशेंट की डेथ नहीं होती, बिकॉज
उसके अंदर इमीडिएटली, और सबसे पहले वो क्या होता है, उसको प्यास लगती है, पानी मांगता है। और जो भी एक ये सिस्टम है कि जब भी कोई ऐसा केस आएगा तो उसको हम पानी पहले देते हैं। हॉस्पिटल जाएगा तो उसको हम इमीडिएटली ग्लूकोज चढ़ाएंगे या वो नॉर्मल सलाइन चढ़ाएंगे ताकि उसका पानी की कमी ना हो, और उसकी फैक्ट्री इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है ब्लड बनाना। तो जब आप ब्लड देते हैं, आपके अंदर 5 लीटर ब्लड होता है एक एडल्ट में। 5 लीटर का मीनिंग क्या हुआ, 5000 सीसी। तो हम कितना लेते हैं, 350 सीसी। और जैसे 350 सीसी लेते हैं तो वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और विद इन 24 आवर्स वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि पेशेंट की एज कितनी है, 18 से 65 ईयर्स तक। तो अगर एक साल में 4 दफ़ा देगा तो यू कैन, अगर इसको कैलकुलेट करें तो 188 टाइम्स यू कैन डोनेट फ्रॉम 18 टू 65 ईयर्स। फिर हम वेट देखते हैं, उसका हीमोग्लोबिन देखते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उस फॉर्म के ऊपर हम पहले नोट करते हैं। उसके बाद जब देखते हैं कि पेशेंट इज यस, डोनर इज फिट, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी बुक्स में कहीं मेंशन नहीं है, और हमारी जब कॉन्फ्रेंस होती है हमारी ISBTA की नेशनल लेवल की, तो मैं उसमें हमेशा यही बात करता हूँ कि ब्लड डोनेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट विल पावर है, यानी आपके अंदर देने की भावना आनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि मुझे क्या जरूरत पड़ी है ब्लड देने की, मैं क्यों ब्लड दूं, उसके साथ तो बाकी डोनर भी हैं। लेकिन इसके पीछे भी साइंटिफिक बैकग्राउंड है। आपने देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जब वो खाना खाते थे तो वो एक चपाती का टुकड़ा निकाल के किसके लिए रखते थे, कौवे के लिए। आई थिंक एवरीबॉडी नोज इट। तो उसका ये नहीं मीनिंग था कि कौवे भूखे मरेंगे, उसमें एक देने की भावना आती है। और जैसे ही आपने टुकड़ा निकाला तो आपके अंदर एक साइंस ऑफ गिविंगनेस, देने की भावना आई। और जैसे ही मेरे अंदर वो थॉट आई देने की, तो मेरी ये जो फैक्ट्री है, जो ब्रेन है, दिस इज ए केमिकल फैक्ट्री, इसके अंदर हार्मोन बनना शुरू हो जाएंगे, एंडोर्फिन्स, दे आर कॉल्ड एज हैप्पी हार्मोन्स। तो वो खुशी के हार्मोन निकलेंगे और मुझे खाना खाने भी मज़ा आएगा और खाना अच्छा भी हजम होगा। तो अगर एक टुकड़ा देख के निकाल के आपके अंदर अगर हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, और जो आदमी 350 सीसी ब्लड डोनेट करेगा उसका क्या बनेगा, उसके अंदर तो इतने हार्मोन निकलेंगे। लेकिन लोगों को मोटिवेशन नहीं है, डरते हैं लोग, तो फियर होता है। ये कभी हम बाद में बात करेंगे। सो दिस इज दी स्टोरी। जी डॉक्टर साहब, आई थिंक आपका ये मैसेज बहुत इंस्पायरिंग रहा होगा। जो लोग अभी तक ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, ये फैक्ट जान के वो जरूर इनिशिएटिव लेंगे ब्लड डोनेशन। आपको बताऊं कि एक टाइम था, मेरी लाइफ में ऐसा टाइम था कि हमारी वार्ड में ना रश होता था पेशेंट का, और उस टाइम लोग इतना डरते थे ब्लड देने में। तो हमने क्या स्कीम बनाई हुई थी कि हम जाते थे वार्ड में और जाके डॉक्टरों को कहते थे कि इनको बोलो कि भाई इस पेशेंट को 5 यूनिट ब्लड चाहिए, झूठ कहते थे, और आप लोग ब्लड दीजिए अदरवाइज मुश्किल है, और सब के सब भाग जाते थे वो। अब टाइम क्या हुआ है, जैसे हमने ये शुरू किया ब्लड बैंक में, मैं तो 2010 में 11 में रिटायर हुआ, बट 1980 से मैंने ब्लड बैंक में काम किया। हमने इतना मोटिवेट लोगों को किया कि अब तो हमारे लाइन लगी हुई है वहाँ पर, एवरी वीक देयर इज ए वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। और डॉक्टर मीना सिद्धू अभी इतना अच्छा काम कर रही है कि उनको तकरीबन हफ्ते में एक लेटर आ जाता है, कोई इधर कैंप लगा रहा है, कोई वहाँ कैंप लगा रहा है, तो काफ़ी अवेयरनेस लोगों को आ चुकी है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि ब्लड डोनेशन का लाइफ साइकिल क्या रहता है, कि अगर जैसे एक आम आदमी ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, वो कहाँ जाए, किस तरह से उसका ब्लड डोनेशन अच्छे से। देखिए, आप ब्लड डोनेशन देना चाहते हैं, जैसे मैंने आज बात करी, तो कुछ लोगों को अगर दिल में आया कि हम ब्लड बैंक में जाएं और ब्लड दें, कोई भी जो लाइसेंस ब्लड बैंक है, जैसे गांधीनगर में ब्लड बैंक है, दे कैन गो देयर, शालामार हॉस्पिटल जम्मू में ब्लड बैंक है, दे कैन गो देयर, मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक है, कोई रजौरी की, अगर रजौरी का कोई आदमी मेरी बात अगर सुन रहा है तो वो रजौरी ब्लड बैंक बना हुआ है, कोई पुंछ का सुन रहा है तो पुंछ ब्लड बैंक बना हुआ है। सो एवरीवेयर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ब्लड बैंक बने हुए हैं, दे आर रजिस्टर्ड। और वो कहीं जाके, या अगर उनको अगर मोहल्ले में कोई अगर कैंप लगता है, या स्कूल में लगता है, कहीं कॉलेज में लगता है, तो यू कैन गो देयर और डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर आपका एग्जामिन करेंगे, मेडिकल एग्जामिन करेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे, और उसके बाद आप ब्लड दे सकते हैं आराम से। और मैं आपको ये जो लोग मेरे सुन रहे बात, मैं उनको बोलूँगा कि कभी ना, एक दफ़ा सिर्फ आप मेरे कहने पर इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें, और जब आप ब्लड दे के आपकी आंखें खुलेंगी ना, उठोगे ना, आप सोचोगे कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। यानी जब वो एंडोर्फिन बॉडी के अंदर रिलीज होंगे तो यू विल फील कि यस, आज मैंने अपने लाइफ का अच्छा काम किया। और उससे क्या होगा, अब थोड़ा आगे चलते हैं हम,
एक टाइम था जब हम ब्लड लेके तो पूरा का पूरा हम डोनर को दे देते थे, पेशेंट को चढ़ा देते थे। दैट इज कॉल्ड होल ब्लड। जैसे मैंने ब्लड निकाला एज इट इज चढ़ा, तो नहीं एज इट इज तो नहीं दे सकते, उसका टेस्ट करेंगे, उसकी क्रॉस मैचिंग करेंगे, यानी पूरा का पूरी जो यूनिट है उसको होल ब्लड कहते हैं। लेकिन आजकल होल ब्लड नहीं देते हम ब्लड लेते हैं और उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। ब्लड के अंदर आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको सेपरेट करेंगे, प्लेटलेट्स को अलग सेपरेट करेंगे। अब हर एक का प्रिजर्व करने का अलग अलग सिस्टम है। अगर हमने आरबीसी को सेपरेट किया, उसको पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं, पीसीवी कहते हैं, उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, हमारे रेफ्रिजरेटर में बहुत बड़े बड़े ऐसे कमरे बने हुए हैं, वहां उसको रखेंगे पर्टिकुलर एक टेम्परेचर के ऊपर, 9 डिग्री के ऊपर या जो भी डिग्री होगी। लेकिन प्लेटलेट्स को हम फ्रिज में नहीं रखेंगे, प्लेटलेट्स को हम 22 डिग्री पर रखेंगे और एजिटेटर मशीन होती है जिसमें प्लेटलेट्स को एजिटेट करता रहता है। सो इस तरीके से जो लिक्विड निकलता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ऐसे जो आपके जो आरबीसी हैं उसको 42 डेज तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं, 35 डेज तक कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा हमने एंटीकोगुलेंट यूज किया हुआ है। जब हम ब्लड लेते हैं, अगर आपने कभी ब्लड दिया, आपने दिया कभी? जी डॉक्टर साहब, मैंने दिया। कितनी दफा दिया? मैंने 2 दफा दिया। 2 दफा। आपने देखा होगा कि बैग आया होगा आपके पास, उसके बीच में लिक्विड पड़ा होता है, दैट इज एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट मींस कि वो हमारे अंदर जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं, जैसे ब्लड बाहर निकालोगे तो वो एक्टिवेट हो जाती है, तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। तो एंटीकोगुलेंट क्या करेगा? ब्लड को जमने नहीं देगा। तो कौन सा एंटीकोगुलेंट आप यूज कर रहे हैं? तो आप 42 डेज तक जा सकते हैं, 35 डेज तक जा सकते हैं आरबीसी को, लेकिन प्लेटलेट्स की लाइफ हार्डली 5 डेज। और जो लिक्विड निकलता है उसको हम माइनस पर प्रिजर्व करते हैं, -80 तक प्रिजर्व करते हैं, वो हम 1 साल तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बहुत इंस्पायरिंग रहा, और आई एम श्योर मैं 3rd टाइम अभी बहुत जल्दी जाके अपना ब्लड डोनेट करने वाला हूं। बिल्कुल, यू मस्ट गो, एंड एवरी 3 मंथ्स आप अपना नोट करो कि जब भी आपने ब्लड दिया है तो उसके 3 महीने के बाद रेडी हो जाओ देने के लिए। अब आप देखोगे कि आप इतना अच्छा महसूस करोगे, आपके अंदर नए सेल बनेंगे, आपके अंदर एनर्जी आएगी, फ्रेशनेस आ जाएगी, और सबसे बड़ी बात है कि देने की भावना के बाद फिर आप एक यू विल बिकम जस्ट लाइक, यू कैन से, एक देवता बन जाओगे आप लोगों की जान बचाने के लिए। जी डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया क्या बीमारी है? इसके शुरुआती लक्षण क्या है, क्या सिम्टम्स रहते हैं, और इस बीमारी का क्या कोई ट्रीटमेंट है? देखिए, ऐसे होता है कि हीमोग्लोबिन का नाम सुना आपने? जी डॉक्टर साहब। हीमोग्लोबिन होती है जो ऑक्सीजन को लेती है और हमारी बॉडी, जैसे लंग्स में से वो ऑक्सीजन को लेके हमारी बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाएगी, और वहां एनर्जी बनेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन उठाती है और उसको लंग्स में लाती है और मुंह के रास्ते हवा से बाहर चली जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि कोई भी चीज जो मेरे अंदर बॉडी में है, तो ये डिपेंड्स अपॉन माय पेरेंट्स, जेनेटिक्स। मतलब मेरे फादर ने मेरे को आधे जीन्स दिए, मदर ने आधे क्रोमोसोम दिए या जीन्स दिए। तो अब क्या होता है कि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए भी 2 जीन्स मेरे अंदर आए हैं, फादर ने भी दिया, मदर ने भी दिया। अगर फादर ने नॉर्मल जीन दिया, मदर ने भी नॉर्मल जीन दिया, तो मेरे अंदर दोनों नॉर्मल जीन आ गए, तो मेरी हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो गई। अगर मदर ने डिफेक्टिव जीन दिया, हीमोग्लोबिन बनने वाला, फादर ने नॉर्मल दिया, तो मेरे अंदर क्या हो गया? मैं कैरियर हो गया, यानी मैं एबनॉर्मल जीन का कैरियर हो गया। अब ऐसा बच्चा है जिसकी मदर ने भी एबनॉर्मल दिया और फादर ने भी एबनॉर्मल दिया, तो क्या हो गया? दोनों एबनॉर्मल जीन उसमें आ गए, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी बिकॉज उसके जीन्स ही नहीं है। उस बीमारी को हम थैलेसीमिया कहते हैं। अब इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, एकदम उसका कलर पीला स्टार्ट हो जाएगा। इस बच्चे को मैंने अपनी लाइफ में देखा, व्हेन आई वाज एज ए ब्लड बैंक में एज ए HOD था, मैं 2010-11 की बात कर रहा हूँ। मेरे पास कोई 200 के करीब बच्चे थे, और 2-2 साल, 3-3 साल के बच्चे ऐसे थे जिनको 200-300 यूनिट ब्लड चढ़ चुका था। कैन यू इमेजिन? यानी एक आदमी को 1000, 12, 1500 यूनिट ब्लड चढ़ सकता है, क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन बनेगी नहीं, वो ब्लड के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। तो थैलेसीमिया जम्मू में काफ़ी कॉमन है, अभी भी मेरे ख्याल में 250-300 के करीब बच्चे जो हैं वो थैलेसीमिया। फिर हमने क्या किया था कि थैलेसीमिया सोसाइटी बनाई थी, यहाँ के कुछ लोग, एक्टिव लोग जो हैं, अभी भी काम कर रही है वो, और थैलेसीमिया को टेस्ट करने के लिए कुछ स्पेशल टेस्ट की जरूरत पड़ती है। अब होता क्या है थैलेसीमिया में, जब उनको बार बार ब्लड देते हो, तो ब्लड के अंदर आयरन होता है, उनकी बॉडी के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है,
वो आयरन जाके डिफरेंट ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो जाता है, वो ऑर्गन्स डिफेक्टिव हो जाते हैं। और मैंने खुद अपनी लाइफ में डेथ होते हुए देखा, बिकॉज एट दैट टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी 15 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल थी। लेकिन अब कुछ अच्छी ट्रीटमेंट्स, मतलब पूरा तो ट्रीट नहीं कर सकते, वो तो बोन मैरो को पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा, बट कुछ हद तक उसको अगर अच्छा ब्लड जाता जाए और फिर उसके टेस्टिंग होते जाएं, तो आप तो कुछ ऐसे, लास्ट टाइम एक फंक्शन था थैलेसीमिया वालों का, उन्होंने मेरे को बुलाया हुआ था और वो बच्चों ने मेरे को पहचान लिया, दे आर डूइंग सर्विस, और कईयों की तो शादी हो चुकी हुई है। तो अदरवाइज पूरी क्योर नहीं है उसकी, लेकिन प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ थैलेसीमिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी मैरिज करने से, जब मैरिज होती है और बच्चा, आप बच्चे की उस स्टेज में आगे के बच्चा होगा, हस्बैंड वाइफ का पहले ही टेस्ट किया जाए कि कहीं ये दो कैरियर तो नहीं है। अगर एक ये कैरियर है हस्बैंड और मदर भी कैरियर है, तो उसमें दोनों डिफेक्टिव जीन है ना, एक नॉर्मल एक डिफेक्टिव, उनको कुछ नहीं होगा बिकॉज उनका एक जीन नॉर्मल है। तो ये डिफेक्टिव जीन जब आ जाएंगे तो बेटर है कि उस प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाए। दिस इज द प्रिवेंशन ऑफ थैलेसीमिया। तो ये थैलेसीमिया का। डॉक्टर साहब, इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है जो ये करा सकते हैं बिफोर प्रेगनेंसी? उसके लिए देयर इज स्पेशल टेस्ट होता है, वो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है, बट दे डिटेक्ट कि वेदर द पेशेंट इज कैरियर और नॉट। और जो हमारे ब्लड बैंक की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो ये भी बनती है कि हम भी करते थे, डिफरेंट कॉलेजों में जाके डिफरेंट लोगों को इसके लिए अवेयर किया जाए। इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं उसको, आपको डिटेल हम ज़्यादा नहीं करेंगे उधर, बिकॉज कॉमन पब्लिक के लिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट कॉमन पब्लिक के लिए ये है कि कौन सी एवेन्यूज हैं जहां बिफोर मैरिज दे शुड कंसल्ट ब्लड बैंक पीपल, दे शुड गो टू द ब्लड बैंक, टॉक टू देम कि ऐसे ऐसे हमारा ये केस है, और उसका पूरा वो चेकअप करवा के, और दो कैरियर को शादी नहीं करनी चाहिए। अगर वो शादी करेंगे, हाँ एक कैरियर है एक नॉर्मल है, तो फिर उसका थैलेसीमिया नहीं होगा, लेकिन बच्चे कैरियर हो सकते हैं, वो जीन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ एक थैलेसीमिया टेस्ट भी कराना चाहिए। इंपॉर्टेंट है ना थैलेसीमिया। और साथ में हीमोफीलिया का नाम सुना आपने? जी डॉक्टर साहब। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है कि उसमें फैक्टर 8 जो होता है वो डेफिशिएंट होता है। हमारे अंदर फैक्टर्स होते हैं ना 1 से लेकर 13 फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करते हैं, लेकिन फैक्टर 8 अगर डेफिशिएंट हो गया तो उसके अंदर ऐसे, मैंने अगर किसी को ऐसे मारा, उसके अंदर 1 kg ब्लड जो है वो एकदम निकल आएगा, और बच्चे जो होते हैं वो क्रिपल्ड हो जाते हैं पूरे। लेकिन उसका ये होता है कि वो मेल्स में ज्यादा होता है। फीमेल आर दी कैरियर्स बट मेल्स आर दी डिफेक्टिव। वो कभी फिर डिस्कस करेंगे हीमोफीलिया के ऊपर। तो ये है डॉक्टर साहब, दो टर्म्स बहुत सुनने को मिलती है ब्लड बैंक के डिस्कशंस में, एक वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन और एक रिप्लेसमेंट ब्लड डोनेशन। ये दोनों क्या प्रोसेस हैं और क्या डिफरेंस है और कौन सा ऑप्ट करना चाहिए? ये देखिए, ये क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल कोई अगर एक पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, नेचुरली उसके साथ रिलेशन आ रहे हैं। एक एग्जांपल देते हैं आपको कि एक किसी की वाइफ एडमिट हो गई, तो नेचुरली हस्बैंड आएगा साथ। जी डॉक्टर साहब। अब होता क्या है कि जो आदमी साथ में आते हैं, जो रिलेशंस होते हैं, पहली बात एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, कभी भी अपने रिलेशन का, ब्लड रिलेशन का ब्लड नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। लोगों का कंसेप्ट है कि ब्लड रिलेशन का लेना चाहिए, विच इज टोटली रॉन्ग। उसमें एक बीमारी ऐसी आती है, एक डिसऑर्डर होता है दैट लीड्स टू डेथ। उसका कोई तरीका नहीं है। सो अपने फ्रेंड्स का, बाकी वालों का। अब डिफरेंस आता है कि रिप्लेसमेंट क्या होता है और वॉलंटरी क्या होता है। रिप्लेसमेंट ये होता है कि कोई पेशेंट एडमिट है, उसका कोई रिलेशन आता है हमारे पास, ब्लड देता है आके, और हम उसको रिप्लेस करके ब्लड दूसरा वाला देते हैं। वॉलंटरी का क्या है? वॉलंटरी मीन्स जैसे आज आपने मेरे से बात करी, आप वॉलंटरी डोनर बन गए। आप एक एग्जांपल बताता हूं आपको। एक वाइफ है जिसके 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है घर में, न्यूक्लियर फैमिली है, वाइफ बीमार हो गई, बच्चे कौन संभालेगा पीछे? वो अपने पड़ोसियों के पास रखेगी। हस्बैंड लेके आता है ब्लड बैंक अपना वहां हॉस्पिटल में, और हस्बैंड मेरे पास आता है एचओडी ब्लड बैंक के पास, सर मुझे ब्लड दीजिए। मैं कहता हूं भाई तुमने तो शादी करी हुई है, तुम क्यों नहीं देते? वो आदमी पहले ही अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है। जब मैं उसको कहता हूं कि तुम ब्लड दो, तो अब क्या होगा? मोर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और जब भी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हमारे यहां पर आता है, हमारे इस ब्रेन में, तो वहां से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, और वो स्ट्रेस हार्मोन ब्लड को कंटेमिनेट करते हैं। यू अंडरस्टैंड? जब मैं ये ब्लड किसी को दूंगा तो पेशेंट को नुकसान होगा। लेकिन अब ऋतिक आज मोटिवेट हो चुके हैं, वेरी मच मोटिवेट, और 2-4 जो लोग मेरे को सुन रहे हैं ये भी मोटिवेट हो गए हैं
इनको ये हो गया कि इनका अब इनके माइंड में ये आ गया कि ब्लड देने से बड़ा अच्छा है। तो इनका अगर किसी दोस्त की मैरिज एनिवर्सरी है या बेटे का बर्थडे है तो ये खुशी खुशी ब्लड देंगे। तो जैसे वॉलंटरी ब्लड डोनर जाएगा ब्लड बैंक में ब्लड देने के लिए, तो वो जब खुशी खुशी देगा तो उसके अंदर एंडोर्फिन रिलीज होंगे, खुशी के हार्मोन रिलीज होंगे, वो ब्लड प्यूरिफाइड होगा। इसलिए अदरवाइज हम रिप्लेसमेंट भी लेते हैं। एक होता है डायरेक्ट ब्लड डोनेशन, मीन्स कि आप आओगे, आप कहोगे ये मेरा ये डोनर है, इसका ब्लड लेके मेरे पेशेंट को दो, दैट इज डायरेक्टेड, दैट इज रॉन्ग। हमें रिप्लेसमेंट देना है तो टेस्टेड ब्लड देना उसको, बट वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इज द बेस्ट। अब अगर वॉलंटरी लोग ब्लड नहीं देंगे तो हम थैलेसीमिया को कहाँ से देंगे? थैलेसीमिया के कितने रिलेशन हमारे पास आएंगे, या एक्सीडेंट केस अगर आएंगे तो उनको हम कैसा करेंगे? तो दैट इज द पॉइंट। डॉक्टर साहब बहुत अमेजिंग फैक्ट था ये, और जैसा कि आपने बताया कि स्टेट ऑफ माइंड का कितना बड़ा रोल है वाइल गिविंग द ब्लड। और स्टेट ऑफ माइंड का तो हर जगह रोल है। जितनी बीमारियां हैं इस दुनिया में 95% जो बीमारियां हैं वो तो आपकी इस पर डिपेंड करता है, वो आपका डिपेंड करता है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। अगर तो आप टेंशन में हैं तो बीमारियां होंगी, अगर आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो बीमारी आने का मतलब ही नहीं है। और उसमें आपका हेल्दी लाइफस्टाइल आएगा कि आप कैसे बैठे हुए हैं, खाना कैसे खाते हैं, सोते कैसे हैं, आपका घर का एनवायरनमेंट कैसा है। आप किसी की, मैं आपको बताऊं कि एक हेल्दी आदमी कौन सा होता है। हम कहते हैं कि हट्टा कट्टा होना चाहिए, उसके ये अच्छे मसल होने चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना हम। ऐसी कोई बात नहीं है। हेल्दी पर्सन इज दैट पर्सन जो सुबह उठता है एंड ही इज एंथुसियास्टिक टू वर्क, काम करने के उसके अंदर एक भावना आती है। एंड सेकेंडली ही इज एंथुसियास्टिक टू बी कंपैशनेट फॉर अदर्स, वो किसी दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। ही इज ए हेल्दी पर्सन। सो ये सारी फिलॉसफी अगर इसको आप पहचानेंगे तो लोग एकदम वॉलंटरी डोनेशन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ब्लड बैंकिंग की टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना चाहूँगा। कैसी, आपने तो अपना लाइफ का काफ़ी करियर जो है ब्लड बैंक्स में दिया, तो आपने कैसे देखा ये टेक्नोलॉजीज को इवॉल्व होते, और आज किस तरह की फैसिलिटी हमारे स्टेट में अवेलेबल है? देखिए, एक टाइम था जब मैंने आपको ये बताया कि हम बॉटल यूज करते थे, कांच की बॉटल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये प्लास्टिक के आगे कि इसमें हम ब्लड लेते हैं। फिर उस प्लास्टिक के जो बैग थे उसकी भी आगे मॉडिफिकेशन हो गई, 5-5 बैग साथ में लगे हुए कि एक बैग में हमने ब्लड लिया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया, उसको दबाया, वो दूसरे बैग में चला गया आरबीसी, और पीछे लिक्विड लग गया, उसको काटा, उसको सेंट्रीफ्यूज किया। तो ये सारी टेक्नोलॉजी आ गई। अब हमारे पास एक टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अगर आपको प्लेटलेट्स चाहिए, सपोज किसी को ब्लीडिंग हो रही है और उसको हम प्लेटलेट्स जो ब्लड को स्टॉप करती है, कोगुलेशन बनाती है, कोगुलेट करती है वो, तो प्लेटलेट्स अगर 350 सीसी हमने आपका ब्लड लिया तो उसमें प्लेटलेट्स की क्वांटिटी कम निकलेगी। लेकिन एक प्लाज्मा फेरेसिस नाम की टेक्निक है, एक मशीन है। उस मशीन में क्या होता है कि हम लेट जाता है पेशेंट बेड के ऊपर, यहां से ब्लड मशीन में जाता है, और जो कंपोनेंट आपको चाहिए उसको आप उसको कंप्यूटराइज करेंगे, उसको प्रोग्रामिंग करेंगे, वो एक बैग में जाता जाएगा, बाकी ब्लड वापस आपकी बॉडी में आता जाएगा। उसको कहेंगे फेरेसिस। अगर आपने प्लेटलेट्स निकालने तो प्लेटलेट फेरेसिस कहेंगे उसको। ये एक्टिविटी हमारे ब्लड बैंक में मेडिकल कॉलेज में जम्मू में है। सेकेंडली हमारे पास कंपोनेंट थेरेपी, यानी ब्लड को सेपरेट करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स में, वो शालामार में भी है और वो मेडिकल कॉलेज में भी है। अब वो रजौरी में भी स्टार्ट हो चुकी है, गांधीनगर में भी स्टार्ट हो चुकी है। गांधीनगर में मैंने सेटअप करी थी, ब्लड बैंक जब किया था उस टाइम नहीं थी वो, हमने वो लैब बनाई थी लेकिन वो बना नहीं था, अब वो दोबारा स्टार्ट हो गया हुआ है। ये टेक्नोलॉजी है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा इंस्पायरिंग केस जिसमें ब्लड को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया और किसी तरह ब्लड मिला तो पेशेंट की जान बची? देखिए, ऐसे तो बहुत हैं मेरी लाइफ में। तो कभी कभी ऐसा होता था कि पेशेंट डॉक्टर कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेट करते करते उसको ब्लीडिंग हो गई और डॉक्टर भागता हुआ वही ड्रेस डाल के ब्लड बैंक पहुंच रहा है, मेरे पास ब्लड नहीं है। बाई चांस डॉक्टर का ब्लड मिल रहा है एंड ही डोनेट्स ब्लड, और खुद अपनी बॉटल लेके जा रहा है। और मुझे अभी याद है कि एक रात का मेरे 3 बजे का टाइम था और मेरे को इन्फॉर्मेशन आती है मेडिकल कॉलेज से कि 2 ब्रदर, रियल ब्रदर, एक्सीडेंट होता है मोटरसाइकिल का, एक मेरे को 26 साल का, एक कोई 28 साल का, और उनका जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। नेगेटिव ग्रुप एक का, मेरे पास नेगेटिव ग्रुप नहीं है, और दूसरे का ग्रुप अवेलेबल ही है लेकिन मेरा ग्रुप मिल रहा था उसके साथ। सो मैंने क्या किया कि उसको मैंने नेगेटिव ग्रुप की जगह जान बचाने के लिए पॉजिटिव ब्लड दिया। उसका भी सिस्टम होता है, देखना पड़ता है कि इसके अंदर कोई एंटीबॉडीज तो नहीं है,
उसकी जान बची। और जो दूसरा पेशेंट था, अल्टीमेटली मैंने खुद अपना ब्लड दिया। वैसे अदरवाइज मैंने 59 टाइम ब्लड दिया, एंड आई एम द लोएस्ट इन इंडिया। आप इसको खुश नहीं होना। मेरे डॉक्टर दोस्त हैं जो, वो इवन लेडी डॉक्टर्स, वो 150 170 क्रॉस कर चुके हैं। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज 18 साल से लेकर 65 ईयर्स तक आप हर 3 महीने के बाद दे सकते हो। तो वो दोनों ब्रदर, उनकी जान बच गई एंड दे आर क्वाइट हेल्दी। ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए, बहुत दफ़ा इंसिडेंट हुए। एक दफ़ा इंसिडेंट में आपको जो विल पावर की बात कर रहा हूँ, एक यंग कपल मेरे पास आता है, शालामार हॉस्पिटल की बात है। अब जो लड़की है वो ब्लड देने को रेडी है, बिकॉज उसने कहीं मेरा मोटिवेशन लेक्चर सुना हुआ है किसी कॉलेज में। हस्बैंड जो है वो कहता जी इसको ब्लड नहीं देना है। नहीं शादी है, लव मैरिज है। वो तो उसको हाथ ही नहीं लगाने दे रहा था जब उसको हम टेस्ट कर रहे थे। वो कहता जी कोई ऐसी टेक्निक आपके पास नहीं है कि बगैर इसको प्रिक लगाए इसका ब्लड टेस्ट किया जाए, विच इज नॉट पॉसिबल। लड़की कहती है मैंने ब्लड देना है, हस्बैंड कहता है ब्लड नहीं देना। विल पावर की बात कर रहा हूँ। अल्टीमेटली हमने कहा भाई ये लड़की, इसने ब्लड अगर पहले भी दिया हो तो इसको देने दो। शी इज क्वाइट फिट एंड शी इज विलिंगली गिविंग। तो जब हमने ब्लड लेना स्टार्ट किया, जैसे ही वो बैग के बीच में रेड ब्लड आया, तो वो जो उसका हस्बैंड था वो एकदम पीछे गिर गया। वो यानी उसकी विल पावर नहीं थी। ये साइकोलॉजी होता है। तो इसमें ब्लड देने में विल पावर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे बड़े इंसिडेंट हुए। तो जो भी हुआ वो अच्छा हुआ लोगों के लिए, उनको अच्छा लगा। और अभी तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को मोटिवेशन हो चुकी है इसके बारे में। डॉक्टर साहब, शो के अंत में कोई मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? देखिए, मैसेज तो मैं ये दूंगा कि अगर आपने ब्लड डोनेशन किया ना, इससे बढ़ के दान और कोई नहीं है। इसमें तो आप यू आर डोनेटिंग, यू आर गिविंग लाइफ टू समबॉडी। तो अगर आप, मैं तो कहूँगा कि जो 18 साल, आज ही मेरे पास एक लैब में मेरा एक स्टूडेंट आया, दोनों स्टूडेंट थे, वो टेस्ट कराने के लिए आए अपना हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप। करगिल के रहने वाले थे वो। तो मैंने उससे पूछा तुमने कभी ब्लड दिया? कहता नहीं। मैं कि एज कितनी है? कहता सर 18 कंप्लीट हो गए मेरे। उसको मैंने 2-3-4 मिनट बात करी है, ही बिकेम वो डोनर। कहता सर बताओ ब्लड देना कहाँ पर है? तो मैं सभी को ये कहूँगा जितने मेरे को इस टाइम बात सुन रहे हैं मेरी, कि जो 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे आप वोटर बनते हो ना, वोटर 18 साल में, ऐसे ही जिस दिन आपकी एज 18 हुई, यू मस्ट गो टू ब्लड बैंक और अपना ब्लड डोनेट करो। और उसके बाद हाँ, एट द सेम टाइम अपना ख्याल रखो, हेल्दी लाइफस्टाइल करो, अपना अच्छा खाना खाओ, पानी खूब पियो, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है एकदम फर्स्ट क्लास मस्त रहेगी। और आपके ब्लड देने से किसी ऐसे पेशेंट की डेथ नहीं होगी जिसको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। इससे आई थिंक बेस्ट मैसेज में, और साथ साथ में डोनेशन, आजकल तो हम ऑर्गन डोनेशन की भी बात करते हैं। ब्लड डोनेशन इज़ द बेस्ट, ऑर्गन डोनेशन इज़ द बेस्ट। इससे आप लोगों की जान बचा सकते हो। डॉक्टर साहब, जो डोनर्स है, आपने लाइफस्टाइल की बात की, लाइफस्टाइल अच्छा रखना चाहिए। उनको अपने शरीर में रक्त का संचारण अच्छा रखने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, उनका तो एक तो सबसे बेस्ट तो है कि अपनी एक्टिविटी होनी चाहिए। आपका जो सोने का ढंग है, और रात को टाइम पर सोइए, नेक्स्ट सुबह जल्दी उठिए, सनराइज से पहले उठिए, खाना अच्छे ढंग से खाइए, नीचे बैठ के खाइए, चबा चबा के खाइए, पानी की कमी नहीं आपके अंदर होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आजकल देखा आपने, जितने बच्चे सब जंक फूड के पीछे पड़े हुए हैं। आप छन्नी मत बजाओगे, पूरी लाइन लगी हुई है और गाड़ियों पे गाड़ी खड़ी हुई है, दे आर टेकिंग ऑल जंक फूड। तो ऐसे तो आपकी सेहत नहीं ना बनेगी। आपको अच्छा खाना, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। यू मस्ट बी कंपैशनेट फॉर अदर्स, कि भाई किसी को ये नहीं कि आप उसको दान दो, उसको पैसा दो, नहीं, एक स्माइल दे दो उसको, उसकी थोड़ी सपोर्ट कर लो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर, हमारी जो बॉडी के सेल्स होते हैं ना, मैं आपको बताऊं 120 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। एक सेल के ऊपर मोर देन 10,000 एंटीना लगे हुए हैं। वो एंटीना इस ब्रह्मांड की पूरी वाइब्स को रिसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप, हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ तो आपने इधर बाहर जाके किसी से बात करी कि सर ने बड़ा अच्छा बोला, तो क्या हुआ, जो आपने वो दिल से बात करी ना, मेरी बॉडी के जो सेल्स हैं वो उसको रिसीव कर देंगे, आप चाहे हजारों किलोमीटर दूर हो। और वो जब मेरे सेल के बाहर एंटीना रिसीव करेगा, तो मेरे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, डीएनए, उस पर जाके एक्ट करेगा। वहां डीएनए का आरएनए बनेगा, आरएनए का मैसेंजर आरएनए बनेगा, वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा और प्रोटीन बनेगी एक, जो मेरे को हेल्प करेगी। और जैसे आपने ये सोचा, आपकी थॉट प्योर हुई, आपके अंदर भी अच्छी भावना आ जाएगी। सो ये सारी इसके पीछे बैकग्राउंड है। जी डॉक्टर साहब, तो ये था हमारा इस हफ्ते का हेल्थ सेगमेंट टुवर्ड्स हेल्थ, स्पॉन्सर्ड बाय निम्बार्क ऑर्गेनिक्स।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पे अपनी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नए हेल्थ सेगमेंट के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए टेक वन टेलीविजन एंड डिजिटल नेटवर्क।